हेलो बच्चों, एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में आनुवांशिकता और जैव विकास में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर में, इस सही प्रश्नों को हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। और यह वीडियो पार्ट 2 होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको अवश्य देख लें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हम आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर दिलाने वाले हैं। यदि आप हमारे सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी छूटने वाला नहीं है और दमदार तरीक़ा से, मज़ेदार तरीक़ा से आपका ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण हो रहा है। थोड़ा सा आप अपने समय को बना कर रखें और हमारे साथ वीडियो में लगे रहें। तो हम विलम्ब न किए बिना, विलम्ब नहीं करते हुए अपने सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमने पहला पार्ट में 11वां प्रश्न तक चर्चा किया था। ये लास्ट प्रश्न था उस पार्ट का। आज हम शुरू करते हैं अगला प्रश्न 12वें प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न अर्थात पार्ट 2 का पहला प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे पूछा जा रहा है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का कौन कौन से उदाहरण है? वैसे अंग जो शरीर में रह गए हैं, उनका कोई काम नहीं रह गया है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, अवशेषी अंग के रूप में है। जैसे पाचन तंत्र का एक हिस्सा था, जैसे अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। उसी तरह से हमारे शरीर में और अन्य भी अवशेषी अंग है जिनका कोई काम नहीं है। देखिए कौन कौन अवशेषी अंग है। ऑप्शन ए है कर्ण पल्लव, बी है पुच्छ कोशिकाएं, सी निषेचक पटल, डी इनमें सभी। तो अगर अवशेषी अंग के बारे में बताएं तो आपका एक कर्ण पल्लव की पेशियां भी अवशेषी अंग है। जो ये कर्ण पल्लव दिखाई दे रहा है कान के नीचे, इसको कर्ण पल्लव बोलते हैं। ये अवशेषी अंग का है, इसका कोई विशेष काम नहीं रह गया हो। आप सोचते होंगे इसका कोई काम है, तो कर्ण पल्लव का कोई काम नहीं है। ये कर्ण नलिका का काम है जो आवाज़ को एकत्रित करता है। तो आपका ऑप्शन ये भी कर्ण पल्लव। दूसरा पुच्छ कोशिकाएं। पुच्छ कोशिकाएं क्या होता है तो ये देखते हैं, जो हमारा ये रीढ़ की हड्डी है, जो गर्दन से लेकर के कमर तक जुड़ा होता है, और कमर के पास नीचे ये हड्डी होती है, उस हड्डी को हम बोलते हैं पुच्छ कोशिकाएं। मतलब हड्डी के पास होता है, यानी कोकीज के पास होता है। 2-3 हड्डी होती है समूह में, वहाँ पे कोशिकाएं होता है। तो ये भी आजकल अवशेषी अंग के रूप में बना हुआ है, क्योंकि जब पहले मनुष्य बंदर था तो यही जो था पूँछ के रूप में विकास हुआ था। लेकिन धीरे धीरे अब ये क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, अर्थात पूँछ झड़ गए हैं, लेकिन वो कोशिका अभी तक बच गया है। अगला है निषेचक पटल। निषेचक पटल क्या है तो ये आँख में पाए जाने वाला एक आकृति है, जो अब मनुष्यों में भी लुप्त हो गए हैं। कुछ कुछ जानवरों में चंद्राकार आकृति के एक परत पाया जाता है आँख में, देखिएगा किनारे में, उसी को कहा गया है, क्या था, निषेचक पटल। तो आपका अवशेषी अंग का उदाहरण कर्ण पल्लव भी है, पुच्छ कोशिकाएं भी है। यानी कर्ण पल्लव की कोशिका कहेंगे, कर्ण पल्लव पर नहीं, कर्ण पल्लव की कोशिकाएं हैं, पुच्छ कोशिकाएं हैं, निषेचक पटल है। इसलिए आपका ऑप्शन होगा डी, इनमें सभी। याद रखिएगा कौन कौन है। पाचन तंत्र से एक प्रश्न भी पूछता है कि कौन अवशेषी अंग है, तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है जिसका कोई काज नहीं रह गया है। चलते अगला प्रश्न को देखिए। आज का अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को पढ़िए और इसको समझदारी के साथ बनाइए। ऑप्शन देखिए क्या क्या है आपके सामने से। पहले प्रश्न कराए, समजात अंगों के उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, सी है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, डी उपरोक्त सभी। तो पहले समझते हैं समजात अंग के बारे में। समजात अंग कहते हैं किसके, वे अंग जिनका उत्पत्ति, रचना या बनावट एक समान हो। उत्पत्ति, रचना या बनावट एक समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। अंगों का कार्य अलग अलग होता है, उसे ही समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी का पंख, मनुष्य का हाथ। पक्षी का पंख अग्रपाद है,
और मनुष्य का हाथ भी अग्रपाद है। दोनों का रचना या बनावट या उत्पत्ति एक समान है, लेकिन कार्य अलग अलग है। अब यही पहचानना है कौन कौन से उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है, ये भी होगा। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद दोनों का उत्पत्ति और रचना एक समान है, लेकिन बनावट में अलग अलग होते हैं। सही, बनावट एक समान है, कार्य अलग अलग होते हैं। हमारा कार्य किसी को पकड़ना होता है, लेकिन कुत्ते उससे आगे चलते हैं, पकड़ते नहीं हैं। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ये भी है। देखिए, रचना या बनावट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों एक ही होता है, लेकिन काम अलग होता है। हम अपने दांतों से चबाते हैं भोजन को, लेकिन हाथी का जो अग्र दांत होता है, उसको हम लोग सूंड के पास दिखाई देने वाला होता है, उससे से चबाता वाता वो नहीं है। वो रक्षा करता है, किसी से हमला करता है तब। तो काम अलग अलग हो गया, उत्पत्ति एक समान है। अगला है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय। तो दोनों का भी उत्पत्ति एक समान है, क्योंकि उत्पत्ति दोनों किससे हुआ है, तो परांकुर से हुआ है। घास का ऊपरी भाग भी परांकुर से, आलू का ऊपरी भाग किससे, परांकुर से हुआ है। उत्पत्ति एक समान है, लेकिन कार्य अलग अलग है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा। समझात अंक का अगर परिभाषा याद है तो आप बना सकते हैं। चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। मतलब विकास के दृष्टिकोण से हमारा शरीर या मनुष्य का सबसे अधिक समानता किससे है। ऑप्शन ए चीन के विद्यार्थी से, बी चिंपैंजी से, डी मकड़ी से, डी जीवाणु से। आप अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाकर इस प्रश्न को आंसर दीजिए। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका सही है। आपका ऑप्शन हुआ बी चिंपैंजी से। चिंपैंजी एक मनुष्य का थी, मनुष्य से मिलता जुलता उनके कुछ अवशेष रह गए हैं, या पता चला अध्ययन में कि चिंपांजी से ही बदल करके मनुष्य बने। अर्थात कह सकते हैं पहले मनुष्य जंगली था, बंदर था, आदि मानव था, तो चिंपांजी के रूप में था। एक प्रकार का बंदर की प्रजातियां हैं। बंदर की प्रजातियां में गोरिल्ला हो गया, चिंपांजी हो गया, ये सब बंदर की प्रजातियां हैं, लेकिन गोरिल्ला नहीं, चिंपांजियों से मिलता जुलता है। आपका ऑप्शन हुआ बी। क्लियर है। ये तो कॉमन प्रश्न है, बना सकते हैं कि पहले मनुष्य जंगली था तो बंदर था, फिर धीरे धीरे उसकी पूंछ समाप्त हो गई और पीठ सीधी हो गई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न अगला क्या पूछा रहा है, देखिए प्रश्न है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होंगी। कर रहा है, तुलना किया गया है लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। मतलब कर रहा है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में संतान किसमें ज़्यादा होते हैं। तो अलैंगिक जनन में जो होते हैं संतान की उत्पत्ति ज़्यादा होते हैं, और लैंगिक जनन में कम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा ए, कम। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक के अपेक्षा मतलब तुलना में कम होता है। अलैंगिक जनन में एक साथ कई संतान की उत्पत्ति हो सकते हैं, लेकिन लैंगिक जनन में कम, उसकी संख्या बहुत कम उसके तुलना में कहा जाए तो आपका ऑप्शन होगा क्या, ए, कम। क्लियर है। चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न रहा, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। मतलब मेंडल ने अपना प्रयोग जो किया था किस पौधा के लिए किया था, यह भी अंदाजा लगाइए, आप सही बना सकते हैं इसमें। प्रश्न ऑप्शन ए है मटर, बी चना, सी सेम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ये होगा मटर। मेंडल ने मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था, और मटर पर ही प्रयोग करने के बाद इसका नाम बहुत अच्छा खासा प्रचार में रहा, क्योंकि इन्हीं को ही अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। किस पौधे का फल पूछा गया है, पौधा आपका ऑप्शन होगा ए, मटर। याद रखिए, मटर का पौधा लिया था। चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को भी आप पढ़िए और प्रश्न को आप बढ़िया से बनाइएगा। देखिए ये प्रश्न थोड़ा आपके दृष्टिकोण से लगेगा कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं होंगे, आसान प्रश्न होंगे। जो पूछा गया प्रश्न में ही कहा गया, अप्लाई करा है, फ्रेडरिक मिश्रन ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था। न्यूक्लिक किसे कहा था, जो फ्रेडरिक मिशन था, न्यूक्लिक नाम किसको दिया था। ऑप्शन ए है नाभिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, HNO3 का, फिर HCl का। तो ऑप्शन ए होगा सही, नाभिक अम्ल को ही न्यूक्लिक अम्ल कहा गया था। इसी को नाम दिया था, जो नाभिक में बसा हुआ मेन अम्ल है उसी को बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो आपका ऑप्शन होगा ए। चलते अगला प्रश्न की ओर। ये इजी प्रश्न था, छोटे प्रश्न थे। अगला प्रश्न पूछा गया, किसने परमाणु
दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। किसने बताया था कि जीन है जो गुणसूत्र का ही भाग होता है? गुणसूत्र के बाद अध्ययन किया गया तो देखा कोशिका के अंदर यानी गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर जीन है, तो वह जीन गुणसूत्र का ही भाग है। किसने कहा था? आपका ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ ने कहा था, बी 1909 ईस्वी में जोहानसन ने कहा था, सी 1902 ईस्वी में टी बोबेरी एवं WSN सट्टन ने, फिर डी 1944 ईस्वी में मैकार्टी ने। अगर जीन शब्द के बारे में पूछता कि जीन शब्द का नाम किसने दिया था, तो आपका ऑप्शन होता है ये जोहानसन ने। लेकिन जीन शब्द का नाम नहीं पूछा रहा है, पूछा रहा है कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। तो प्रमाण देने वाले व्यक्ति थे ये 1902 ने प्रमाण दिए थे, टी बोबेरी एवं WS सट्टन। ये कहे थे कि उसी का हिस्सा है। ये तो खाली नाम दिया था कि यही जोहानसन नाम दिया था कि जीन है, लेकिन प्रमाण दिए, प्रमाणित किए कि ये जीन है जो किसका हिस्सा है, गुणसूत्र का ही हिस्सा है, मतलब गुणसूत्र का ही भाग है। ये प्रमाण दिया था। आपका ऑप्शन होगा सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या है आपसे। ये प्रश्न अगला इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आप शायद इसको अंदाजा लगाकर बना सकते हैं। प्रश्न देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र में 2 कुंडलित धागों का बना होता है। मतलब कह रहा है कि प्रत्येक गुणसूत्र होते हैं 2 कुंडलित धागे का बना होता है जिसे कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र देखा जाए 2 कुंडलित धागे का बना होता है। ये इस तरह से ये हमारा हो गया गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। तो 2 कुंडलित धागों का बना होता है, तो उसमें प्रत्येक को कहते हैं। देखिए एगो रहेगा, ये हो गया 2 गो, दोनों मिल गया है। एगो रहेगा तो बोलेंगे उसको RNA, और दोनों रहेगा तो बोलेंगे DNA। RNA का संरचना सिंगल होता है, एकल, और DNA का होता है डबल हेलिक्स। तो पूरा प्रत्येक गुणसूत्र में, प्रत्येक मतलब एक के लिए पूछा गया है, तो आप प्रत्येक गुणसूत्र में होता है कुंडलित धागों का बना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, तो बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र। ये गोला निकालेंगे तो आधा होगा, दोनों मिलाएंगे तो पूर्ण हो जाएगा। या इधर वाला आधा कर देंगे आधा, तो अर्ध गुणसूत्र हो गया। तो आपका ऑप्शन होगा ये गुणसूत्र। क्रोमेटिड्स क्या है? तो क्रोमेटिड्स धागा होता है। क्रोमेटिड्स धागे की संरचना के बना होता है। फिर इसमें हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। गुणसूत्र का बिंदु, गुणसूत्र के अंदर भी एक कोशिका होता है, केंद्रक होता है। वो पता करता है कि हमें क्या क्या निर्माण करना है। तो वही तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन होगा अर्ध गुणसूत्र। धागों का बना होता है, खाली उसको पूछा गया धागों का। तो अर्ध गुणसूत्र दोनों मिलाएंगे तो पूर्ण गुणसूत्र हो जाएगा। चलते अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न ये 20वां प्रश्न होगा। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान होती है, कार्य के अनुसार उत्पत्ति बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को कहते हैं। मतलब पूछा गया है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, मतलब उसका उत्पत्ति और मूल संरचना समान होते हैं, लेकिन कार्य अलग अलग हो जाते हैं, तो उस अंग को हम लोग समझात अंग कहते हैं। वैसे अंग जिनका उत्पत्ति, रचना या बनावट एक समान होते हैं, लेकिन कार्य क्या होते हैं उनका अलग अलग होते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं समजात अंग। जैसे बताए थे मनुष्य का दोनों हाथ, और कुत्ते का अग्रपाद, चिड़िया का पंख, मेढक का अग्रपाद, ये सब समजात अंग का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन होगा ये समजात अंग। चलते एक प्रश्न और आगे बढ़ते हैं, लास्ट अगला प्रश्न होगा ये आपका अगला, ये लास्ट प्रश्न होगा आज का। इस प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर बनाइए अपने से बताइए, क्योंकि ये प्रश्न पाचन तंत्र में भी आपको पढ़ा दिया गया है, श्वसन तंत्र में भी आपको पढ़ा दिया गया है। मतलब जीव विज्ञान के लगभग प्रत्येक चैप्टर से जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है। प्रश्न पूछा गया, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन ए है उपचयन, बी संयोजन, डी विस्थापन, सी विस्थापन, डी अपचयन। तो आपका ऑप्शन होगा ए उपचयन, क्योंकि भोजन का पाचन एक उपचयन प्रक्रम है। भोजन का पाचन एक उपचयन प्रक्रम है। आज का सेशन यहीं तक। वीडियो कैसा लगा, कितने प्रश्न तक आप बना चुके थे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे व्यूअर होते हैं देख कितना प्रश्न को बनाते हैं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें, ताकि हम आपके साथ
परीक्षा की तैयारी में अंत तक लगे रहें और अच्छा से अच्छा आपको नंबर दिला सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।